इजरायली वायुसेना बैरूत पर बारूद बरसा रही है और इसमें बैरूत में महाविनाश की घंटी कभी भी बज सकती है। इजरायल ने बीती रात हिजबुल्लाह की वित्त शक्ति, संचार शक्ति सहित बैरूत में उसके सुपरमार्केट को राख कर दिया है। इजरायली सेना के इन हमलों से हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड से लेकर ओवरग्राउंड ठिकाने तक तबाह हो चुके हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन भी लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है और अब लेबनान पर अंतिम निर्णय का समय आ गया है। इजरायल लेबनान में क्या करने वाला है, इस रणनीति से अरब के कितने देशों में जंग फैल सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। बेंजामिन सरकार ने हिजबुल्लाह से उत्तरी इजरायल पर हमलों का भयंकर प्रतिशोध लिया है। दक्षिणी बैरूत का बहुत बड़ा इलाका इजरायली बमबारी से अग्निकुंड की तरह नजर आने लगा। दाहिया की चिया सहित कई इलाकों पर इजरायल ने बमबारी की। इजरायल के हमले से एक बहुमंजिला इमारत मलबे में बदल गई। बहुमंजिला इमारत अल कर्द अल हसन बैंक की थी। इस बैंक से हिजबुल्लाह को लोन और पैसे मिलते हैं। इजरायल ने बीती रात अल कर्द अल हसन बैंक की 12 ब्रांच को तबाह कर दिया। इजरायल ने सबसे पहले हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम नष्ट किए, फिर उसके ऊर्जा ठिकाने और अब उसके वित्तीय ढांचे को तबाह करने के लिए हमले किए गए। इन हमलों से दक्षिणी बैरूत में अफरा तफरी मच गई। इजरायल का दावा है कि नागरिकों को रविवार की शाम ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। इजरायल ने संदेश जारी करके कहा था कि दक्षिणी बैरूत में अल कर्द अल हसन बैंकों की ब्रांचों पर हमले किए जाएंगे। बैंक ब्रांच की इमारतें घनी आबादी के बीच हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि इन ब्रांच की इमारतों से दूर चले जाएं। इसके बाद रविवार की रात इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की वित्तीय ताकत पर हमले शुरू कर दिए और बैंक की 12 ब्रांच को धूल में मिला दिया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों करोड़ डॉलर इसी बैंक में जमा है। हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकों को कैश में वेतन इसी बैंक से मिलता है। अल कर्द अल हसन संस्था के पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। इस बैंक की बैरूत में 15 ब्रांच हैं और लेबनान में कुल 30 ब्रांच हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस संस्था पर प्रतिबंध लगा रखा है। हिजबुल्लाह की लाइफलाइन बन चुके बैंक को खत्म करने के लिए ही हवाई ऑपरेशन चलाया गया और दक्षिणी बैरूत इन हमलों से दहल उठा। इजरायल ने बीती रात 4 घंटे में बैरूत पर 12 बार बमबारी की। 20 अक्टूबर की रात ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना की एक स्क्वाड्रन शामिल हुई। दक्षिणी बैरूत पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। बैरूत पर 2000 किलो के बम भी बरसाए गए। बैंक के साथ साथ इजरायल ने बैरूत में अल मनार टीवी सेंटर पर भी हमले किए। इस हमले में अल मनार की इमारत ध्वस्त हो गई। अल मनार हिजबुल्लाह का समर्थक मीडिया हाउस है। रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के पैसे से ये न्यूज चैनल चलता है। इजरायली सेना ने बैरूत के रफीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी हमला किया। इस एयरपोर्ट के बहुत करीब 3 तरफ बमबारी की गई। भीषण बमबारी के बीच लेबनान और अरब की विमान कंपनियों ने सिविल विमानों की लैंडिंग कराई।
दक्षिणी बैरूत पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली इन्फेंट्री और आर्टिलरी ने बाल्बेक, नबातीह, तियरे और सिडोन में जबरदस्त हमले किए हैं। इन हमलों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने, सुरंगें और ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह को बहुत तेजी से ध्वस्त किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों में डर फैल चुका है। हिजबुल्लाह इजरायल की ताकत, युद्ध कौशल, प्रिसिशन स्ट्राइक से सहम गया है। गैलेंट ने यह भी कहा कि इजरायल ऑपरेशन पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल का लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन सटीक और सही दिशा में जा रहा है। इजरायल ने बहुत जल्दी ही ऑपरेशन पूरा करने का दावा किया है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी लेबनान में ज्यादातर ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिज्ब के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं और इजरायल इन्हें नष्ट करने के बाद इस इलाके पर कब्जा कर सकता है। इजरायल ने लेबनान में युद्ध विराम की शर्तें अमेरिका को भेजी हैं, लेकिन अमेरिका के मुताबिक इजरायल की शर्तें बहुत कठिन हैं। लेबनान और उसके दूसरे पड़ोसी देश इन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होंगे। सवाल यह है कि इजरायल की शर्तें क्या हो सकती हैं? क्या इजरायल यूएन के प्रस्ताव 1701 की तरफ बढ़ रहा है? इजरायल की पहली शर्त है कि इजरायल सीमा के करीब हिजबुल्लाह लड़ाकों को आत्मसमर्पण करना होगा। दूसरी शर्त है कि हिजबुल्लाह को सभी ठिकाने लितानी नदी से पीछे ले जाने होंगे। इसके साथ ही तीसरी शर्त है कि इजरायल लेबनान के बीच 7 किलोमीटर का डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा। चौथी शर्त के मुताबिक यूएन प्रस्ताव 1701 के तहत हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण किया जाए। लेकिन हिजबुल्लाह हथियार डालने को तैयार नहीं होगा, तो क्या इजरायल अब अपनी सीमा का विस्तार करके डीमिलिटराइज जोन बनाने जा रहा है? इजरायल का सबसे बड़ा टारगेट है हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पीछे ढकेलना। ऐसा करके लेबनान इजरायल के बीच 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का प्लान है। लेबनान में बहने वाली लितानी नदी उत्तरी बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है। इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म करने के बाद यहाँ सुरक्षा बाड़ बनाकर बफर जोन बना सकता है, ताकि उत्तरी इजरायल और हिजबुल्लाह के ठिकानों के बीच दूरी बढ़ जाए। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो अरब के देश भड़क जाएंगे और प्रॉक्सी सहित ईरान के साथ इजरायल की जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत में इजरायल की एयर स्ट्राइक, लगातार 7 इमारतों पर बमबारी की खबर है। हमले में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है। हमले के बाद 3 इमारतों में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 1 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। इसलिए अब इजरायल ने ईरान पर हमले का एक नया प्लान बनाया है, लेकिन यह प्लान इतना सीक्रेट है कि अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इजरायल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन के इंतजार में है जब ईरान में बारूदी ज़लज़ला आएगा। आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बार अमेरिका को नए ब्लूप्रिंट की जानकारी नहीं दी, और वो कौन सा खास दिन हो सकता है जब ईरान में तबाही का बवंडर आ सकता है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ईरान विध्वंस की तारीख पहले भी फिक्स थी और अब भी फिक्स हो गई है।
बस अंतर इतना है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। 5 दिन पहले इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका था। नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद और आईडीएफ ने प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा और इसकी वजह थी पेंटागन से पहले का प्लान लीक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को भी ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। इसलिए हो सकता है 23-24 अक्टूबर को हमला किया जाए, क्योंकि उस दिन इजरायली पर्व सिमखात तोरा आता है। 23 तारीख की शाम से लेकर 25 की सुबह तक यह त्योहार मनाया जाएगा। इजराइल में 2 दिन छुट्टी रहेगी, उसमें से कभी भी ईरान के लिए कयामत का दिन बन सकता है। ईरान पर हमले का इजरायली प्लान लीक होने के बाद इजराइल ने अपने प्लान को पूरी तरह से बदल दिया है और अब इसकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल ईरान पर हमला करे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि हमले में देरी इजराइल को कमजोर जता रही है और बेंजामिन नेतन्याहू हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, साथ ही अरब में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया है। उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजरायल के निशाने पर हैं, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। जबकि इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाए, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। यानी अरब में ऐसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जो ईरान इजरायल के बीच होगी, लेकिन वो बाद में अमेरिका वर्सेस रूसी गठबंधन से हो सकती है। जिसमें रूस के साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मैरीटाइम वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कई अरब देश शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने 16 मिनट की एक फिल्म जारी करके अपनी शक्ति की नुमाइश की है, जिससे वो बता सके कि अब ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने में सक्षम है। ईरान में हमले के लिए इजराइल 4 टारगेट फिक्स कर चुका है। पहला टारगेट IRGC हेडक्वार्टर है, जहां से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को हमले की कमांड दी जाती है। दूसरा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर सेंटर है। इजराइल उन्हें तबाह करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देता है। तीसरा टारगेट ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जहां हमले करके ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेबनान, गाजा, सीरिया और यमन में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, उससे ईरान की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। क्योंकि इजराइल पर 2 बार हमला करके उसने बेंजामिन का पारा बढ़ा दिया है।
इसलिए ईरान बेहद सतर्क है, क्योंकि इस बार पेंटागन से प्लान लीक भी नहीं होगा। यानी बेंजामिन क्या करने वाले हैं, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। जबकि 16 अक्टूबर को जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था, उसके मुताबिक इजराइल जबरदस्त हमला करके ईरान के ऑयल रिफाइनरी और एटमी सेंटर को उड़ाने वाला था। हमले में आईडीएफ लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करने वाला था, लेकिन अब नया प्लान पुराने से एकदम अलग हो सकता है। अब बॉम्बर और एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला हो सकता है, जिसमें टारगेट पर परमाणु संयंत्र और तेल रिफाइनरी पहले की तरह ही हो सकते हैं। ईरान में 7 न्यूक्लियर सेंटर हैं, जिसमें 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब हैं, जबकि ईरान में 10 ऑयल रिफाइनरी हैं। इन ठिकानों पर हमला करने के लिए 16 गोल्डन होराइजन मिसाइल और 40 रॉक्स मिसाइल वॉर रेडी कर दी गई हैं। दोनों ही एयर टू सरफेस मिसाइल हैं। अभी तक इनका इस्तेमाल इजराइल ने नहीं किया है, यानी ये पहली बार होगा जब ईरान पर हमले के लिए इजराइल नई तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर ईरानी ठिकानों पर इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। वो पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद इजराइल की गैस फील्ड को उड़ा सकता है। पेंटागन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ तो ईरान भी इजराइल के तेल ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के पलटवार का मतलब है अरब में परमाणु युद्ध की शुरुआत, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है और अमेरिका के आने का मतलब है नेटो की अरब में एंट्री। वैसे भी अमेरिका पहले कई बार कह चुका है इजराइल को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है, और वो ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हद परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह के हौसले पस्त हैं। सीनियर नेता बेहद डरे हुए हैं और उप प्रमुख नईम कासिम तो ईरान चले गए हैं। लेकिन ईरान में नईम कासिम की मौजूदगी में एक नया प्लान तैयार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के हमले के डर से अक्टूबर की शुरुआत में ही युद्ध का प्लान फाइनल कर लिया था। इस दौरान इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट बनाने के लिए चुना गया था। अब युद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए ईरान हिजबुल्लाह के जरिए उन ठिकानों पर हमला करवाना चाहता है। हिजबुल्लाह को नए टारगेट की लिस्ट सौंपी गई है और अब लेबनान से इजराइल पर नए सिरे से प्रहार शुरू होने वाला है। अब सिर्फ इजराइल की आर्मी नहीं बल्कि टारगेट पर होगी इजराइल की कुछ खास इमारतें। अब सिर्फ सेना का बेस या मोसाद के ठिकाने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के निशाने पर होंगे कई सिविलियन इलाके। अब ऐसे इलाकों में धमाके होंगे जहां से सेना का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे ठिकाने तबाह होंगे जो इजराइल की व्यवस्था और ताकत की नब्ज मानी जाती है। दावा है कि हिजबुल्लाह की नई रणनीति का ब्लूप्रिंट लेबनान से बहुत दूर तेहरान में तैयार किया गया है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ईरान में हैं। नईम कासिम इजराइल के हमलों के डर से भागा है। नईम कासिम के साथ ईरानी सेना की बैठकें हुई हैं। इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले होंगे।
हिजबुल्ला अब तक उत्तर इजराइल और मौजूदा सेना के बेस पर हमले कर रहा है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल को बड़ा जख्म देने की तैयारी की गई है। इसके लिए ईरान से हिजबुल्ला को नई मिसाइलें भी मिल सकती हैं। अब हिजबुल्ला किसी एक ही जगह पर लगातार हमले करेगा। किसी खास जगह के एयर डिफेंस को नाकाम किया जाएगा। एयर डिफेंस नाकाम करने के लिए 100 से अधिक हमले किए जाएंगे। ईरान की कोशिश है कि भले ही हिजबुल्ला के कई हमले नाकाम हो जाएं, लेकिन अगर एक भी हमला कामयाब हो तो इजराइल के नुकसान का ग्राफ बहुत ऊपर हो। ईरान की सेना ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की है। इजराइल के कई ठिकानों को टारगेट के तौर पर चुना गया है। ईरान की सेना अब उन्हीं ठिकानों को नष्ट करने की जिम्मेदारी हिजबुल्ला को सौंपने वाली है। ईरान इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के वॉर प्लान में इजराइल की सभी बड़ी कंपनी, पावर प्लांट और सेना के ठिकानों समेत न्यूक्लियर सेंटर को नष्ट करना शामिल है। लेकिन इजराइल ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है और ईरान भी इजराइल पर पहला प्रहार नहीं करना चाहता है। अब ईरान उन तमाम ठिकानों पर लेबनान से हमले करवाएगा। हिजबुल्ला का प्लान तो ऐसा माना जा रहा है कि हर हमले से इजराइल को बड़ा नुकसान हो और इसी के तहत नेगेव रेगिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ हिजबुल्ला के हमले और तेज होने वाले हैं क्योंकि यहाँ इजराइल के एटमी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि नेगेव रेगिस्तान में अब इजराइल ने अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। ईरान ने हिजबुल्ला को इजराइल में टारगेट की नई लिस्ट सौंप दी है, जिसके तहत इजराइल में कारखानों को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल में मौजूद तमाम केमिकल प्लांट को भस्म करने की कोशिश होगी। इजराइल को संकट में डालने के लिए अनाज और खाने का सामान स्टोर करने वाले गोदामों पर हमले होंगे और सबसे बड़ा टारगेट होगा पावर प्लांट, ताकि इजराइल घुटनों पर आ जाए। इसके अलावा इजरायली सेना के बेस पर हमले जारी रहेंगे। रविवार को लेबनान से इजराइल के फिलौन बेस पर हमला किया गया। हमले के वक्त बेस में इजराइल के कई सैनिक मौजूद थे। ईरान इजराइल को हर तरफ से कमजोर बनाने की कोशिश में है। इजराइल के पावर प्लांट को नष्ट करना ईरान का पहला मकसद है, लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी इजराइल के एटमी सेंटर को नुकसान पहुंचाना। अब ईरान डायरेक्ट हमला न करके प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल के तमाम बड़े ठिकानों को भस्म करवाने की तैयारी में है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान के प्लान को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस को मजबूत किया जाए। हालांकि लेबनान में ताबड़तोड़ प्रहार ने ईरान की फिक्र भी बढ़ा दी है। गाजा से लेबनान तक प्रॉक्सी संगठन बेहद कमजोर हुए हैं। हिजबुल्ला के ज्यादातर ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। हिजबुल्ला के लड़ाके आम लोगों के साथ सीरिया भाग रहे हैं। इजराइल अब लेबनान के इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम देता है और फिर हवाई हमले करता है, जिसकी वजह से हिजबुल्ला के लड़ाकों के लिए आम लोगों के बीच छिप कर रहना बहुत मुश्किल है। हिजबुल्ला ने रविवार को इजराइल के हाइफा और साफेद समेत कई इलाकों पर हमला किया, लेकिन हमले के बाद उन्हीं ठिकानों पर टिके रहना लड़ाकों के लिए मुश्किल है।
इजराइल के सर्विलांस ड्रोन लेबनान की रैकी कर रहे हैं। दक्षिण लेबनान के हर इलाके पर नजर रखी जा रही है। रॉकेट हमला होते ही लॉन्च साइट पर बमबारी शुरू हो जाती है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए अब एक ही रास्ता बचा है और वो ये कि हमले करने के बाद लड़ाके फौरन उस जगह से बहुत दूर चले जाएं, लेकिन ये बेहद मुश्किल है। इजरायली वायुसेना उन इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले करती है जहां से इजराइल पर रॉकेट या मिसाइल से हमले होते हैं। इजराइल की नजर से बचना हिजबुल्लाह के लिए बेहद मुश्किल है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मीज 900 ड्रोन को गिरा दिया। इजराइल का ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रहा था। हिजबुल्लाह के पास अब कई आधुनिक एयर डिफेंस है। इजरायली ड्रोन के नष्ट होने से जाहिर हो गया है कि अब हिजबुल्लाह के पास कई एयर डिफेंस आ चुके हैं। हालांकि इजराइल के फाइटर जेट काफी ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद ईरान ने दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया से भी इजराइल पर लगातार ड्रोन हमले की कोशिश हो रही है, लेकिन सीरिया से आने वाले ड्रोन को गिरा दिया गया। यमन से भी इजराइल पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। كما نقدم رسالتنا لاخوتنا الفلسطينيين من هذا الميدان। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पहले की तरह ताकतवर ना रहे, इसलिए ईरान के पास सीरिया और यमन का ही विकल्प बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल को यकीन था कि हमास बिखर जाएगा, लेकिन उम्मीदों से उलट हमास लड़ाके और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वो न सिर्फ इजराइल पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इजरायली हथियारों का IDF जवानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि हमास ने इजरायली हथियारों को रिसाइकिल कर उसी के ग्राउंड फोर्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से IDF जवानों को भीषण नुकसान हो रहा है। गाजा में इजराइल के हमले एक बार फिर तेज हो गए हैं। बीते 24 घंटे से यहां IDF की बमबारी जारी है। IDF के फाइटर जेट जहां आसमान से बम बरसा रहे हैं, वहीं ग्राउंड फोर्स टैंकों से इमारतों को खंडहर बना रही है। माना जा रहा था कि याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल का ऑपरेशन थोड़ा धीमा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल है कि उम्मीदों से उलट इजराइल ने गाजा को एक बार फिर राख बनाना क्यों शुरू कर दिया है। दरअसल इसकी वजह है इजराइल की 401वीं ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दाक्सा की मौत, जिन्हें 24 घंटे पहले ही जबालिया कैंप में हमास ने बम धमाके उड़ा दिया। कर्नल एहसान दाक्सा 7 सितंबर 2023 से गाजा में मौजूद थे। वो बीते 4 दिन से जबालिया में चल रहे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 20 अक्टूबर को उनके टैंक के पास जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हो गई। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने एहसान दाक्सा की मौत का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसने IDF के पैरों तले जमीन खिसका दी और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैसे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमास का जारी वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें इजरायली कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हुई। ये वीडियो जबालिया का है, जहां कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हुई। वीडियो में हमास लड़ाके जमीन में डेटोनेटर फिट करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एक लड़ाका पास की इमारत में छिपकर बैठ जाता है और टैंक के आने का इंतजार करता है। टैंक के आते ही हमास लड़ाका बटन दबा देता है, जिसके बाद टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। दावा है कि धमाके से टैंक के परखच्चे उड़ गए। हमास लड़ाकों ने इस बम को इजरायली बारूद से तैयार किया था, जिसका दावा खुद अल कस्साम ब्रिगेड ने किया है। दरअसल वीडियो के एक हिस्से में अल कस्साम ब्रिगेड का लड़ाका बम पर मार्कर से कुछ लिखता नजर आ रहा है, जिसका मतलब है
तुम्हारा सामान कस्साम ब्रिगेड तुम्हारे पास भेज रही है। दरअसल हमास इजराइल के फ्यूज बम और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये इजराइल के वो हथियार हैं जो जमीन पर गिरे लेकिन किन्हीं वजहों से ब्लास्ट नहीं हो पाए। हमास गाजा के अलग अलग हिस्सों से ऐसे हथियार जमा कर रहा है, फिर उन्हें रिसाइकिल करके इजरायली सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जो बम ठीक नहीं हो पाते उन्हें डेटोनेटर के जरिए ब्लास्ट किया जाता है। जैसा कि कर्नल एहसान दाक्सा को मारने के लिए किया गया। इस वीडियो में देखिए, ये एक इजरायली मिसाइल है जिस पर बम फिट किया जा रहा है, जिसके बाद इसे जमीन में दबाकर टारगेट का इंतजार किया जाता है। टारगेट के आते ही इसे रिमोट से तबाह कर दिया जाता है। हमास इजराइल के ज्यादातर बम बूबी ट्रैप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमास और अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गाजा की सड़कों पर और गलियों में चौड़ी गहरी खंदकें खोद दी। इसके साथ ही सड़कों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। इन बारूदी सुरंगों के ऊपर पहुंचते ही इजरायली सैन्य वाहन नष्ट हो रहे हैं। हमास इजरायली हथियारों से ही इजराइल को जख्म पहुंचा रहा है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए हैं। उन्होंने गाजा में तबाही मचाने की हरी झंडी दे दी है। बीते 24 घंटे में इजराइल ने बेत लाहिया और जबालिया पर भीषण बमबारी की है। बेत लाहिया में 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जबालिया में 33 लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद गाजा में मौत का आंकड़ा 42,603 तक पहुंच चुका है। दरअसल इजराइल उन हमास लड़ाकों को ढूंढ रहा है जिन्होंने कर्नल एहसान दाक्सा की हत्या की। माना जा रहा है कि वो बेत लाहिया या जबालिया के बीच कहीं छिपे हैं। इधर आईडीएफ ने जबालिया कैंप को खाली करवाना शुरू कर दिया है। बमबारी के डर से लोग जल्द से जल्द कैंप को खाली कर सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल चाहे जितना बारूद बरसा ले, हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। हमास लड़ाकों ने भी इजराइल की ग्राउंड फोर्स के खिलाफ जबालिया में मोर्चा खोल दिया है। ये वीडियो हमास ने जारी किया है। वीडियो में अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से इजरायली टैंकों पर सटीक निशाना लगाते दिख रहे हैं। दावा है कि बीते 24 घंटे में इजराइल के 5 मरकाबा टैंक तबाह हो चुके हैं। हमास की पॉलिटिकल विंग के नेता बासम नाइम ने अपने एक बयान में कहा, याह्या सिनवार की भले ही मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। इससे पहले भी हमारे लीडर्स की हत्या हुई, लेकिन आंदोलन कभी नहीं रुका। हमास का आंदोलन आजादी के लिए है। फिलिस्तीनी अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। साफ है, याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास आक्रामक हो चुका है। उसने इजराइल फौज से इंतकाम का निश्चय किया है, यानी गाजा में आने वाले दिन बेहद ज्यादा बारूदी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन ने एक बार फिर युद्ध में जोरदार वापसी की है। यूक्रेन ने रूस में 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। ताबड़तोड़ अटैक की वजह से रूसी एयर डिफेंस कई ड्रोन को नष्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से रूसी जमीन पर कई धमाके हुए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन के हमले में रूस में विस्फोटक बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। बॉर्डर के करीब ब्रियांस्क इलाके में भी एक फैक्ट्री जल गई। यूक्रेन ने इस बार रूस में करीब 1000 किलोमीटर भीतर तक हमला किया। एक ही रात रूस पर 100 ड्रोन से आघात।
रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मिशन कामयाब भी रहा। जहां रूस विस्फोटक बनाता था, वहीं यूक्रेनी ड्रोन से हुआ जोरदार धमाका। बारूद के भंडार में धमाके से जबरदस्त आग निकली और आसमान धुएं से भर गया। यूक्रेन का यह हमला रूस के लिए बहुत बड़े नुकसान की वजह बना है। रूस के इस हथियार फैक्ट्री को बेहद सुरक्षित माना जाता था क्योंकि यह यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर था, लेकिन यूक्रेन हमले में कामयाब हो गया। हमला रूस के निज़्नी नोवगोरोद में हुआ। ड्रोन से स्वेडलोव प्लांट पर हमला हुआ। प्लांट से सेना को विस्फोट की सप्लाई होती थी। यूक्रेन ने जिस फैक्ट्री को निशाना बनाया, वहां हवा से गिराए जाने वाले बम के लिए विस्फोटक बनता था। एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भी विस्फोट इसी फैक्ट्री में बनाए जाते थे। एयर डिफेंस की मिसाइलों के लिए वॉरहेड इसी फैक्ट्री में बनाए जाते थे। निज़्नी नोवगोरोद यूक्रेन की सीमा से 900 किलोमीटर दूर है। निज़्नी नोवगोरोद में 8 ड्रोन से हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री से लगातार कई धमाकों की आवाज सुनी। यूक्रेन ने रूस के एक एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की। यह हमला रूस के लिपित्स्क में हुआ। रूस के लिपित्स्क एयरबेस पर सुखोई 34 और सुखोई 35 की तैनाती है। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन से हथियार गोदाम, तेल डिपो को निशाना बनाने की कोशिश हुई। एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है, यह अभी साफ नहीं है। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि एयरबेस पर कई धमाके हुए हैं। सीमा के करीब ब्रियांस्क में भी ड्रोन हमले हुए। ड्रोन की वजह से ब्रियांस्क में बड़ा नुकसान हुआ। ब्रियांस्क में एक फैक्ट्री में आग लग गई। ब्रियांस्क में क्रेमनी एल प्लांट पर ड्रोन गिरा। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। आग की वजह से फैक्ट्री में रखा सामान और मशीनें जल गईं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ घंटे के भीतर 110 ड्रोन से हमला किया, जिसकी वजह से रूस के एयर डिफेंस नाकाम रहे और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूस पर इन हमलों के बाद आसमान में सुखोई 57 फाइटर जेट नजर आया। यह विमान KH-59 मिसाइलों से लैस था। माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए अब यूक्रेन पर बहुत बड़ा प्रहार हो सकता है। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन सबसे भीषण युद्ध कुर्स्क में चल रहा है। यहां यूक्रेन ने रूसी सेना पर 43 बार हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन प्रहार से रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और रूस ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे यूक्रेन सर्दियों में ही सरेंडर कर दे। परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं क्योंकि नेटो से हथियार मिलने के बाद भी यूक्रेन रूस को पीछे नहीं धकेल पा रहा। कीव की तरफ पुतिन की सेना तेजी से बढ़ रही है। रूस का ऑपरेशन विंटर शुरू हो चुका है। अब यह ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है कि वो कब तक रूस से मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन सरेंडर की आखिरी तारीख तय कर दी है। अरब में वॉर फ्रंट पर फंसे अमेरिका के लिए यूरोप से बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और सर्दियों में कीव के सरेंडर का प्लान बना लिया है। क्रेमलिन ने नया ब्लूप्रिंट बनाकर यूक्रेन विजय का अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए कीव की घेराबंदी की जा रही है। पुतिन की सेना कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। खार्किव, क्रीवी रीह, सुमी, ज़ेपोरिज़िया में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फ्लैग लहराया जा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि कई इलाकों को पुतिन की सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब सर्दियों में कीव फतह की तैयारी है। ये यूक्रेन के शहर टॉरेस्ट से आई तस्वीरें हैं। इस शहर में रूसी सेना घुस चुकी है।
और जमकर कोहराम मचा रही है। पूरे शहर की बड़ी इमारतों पर हमले किए गए, जिसमें कई इमारतों में आग लग गई। ये ज़ेपोरिज़िया की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिकों ने खूब तबाही मचाई है। देखिए कैसे 20 सड़क एक मिसाइल गिरने से भारी तबाही हुई। रूस अब लगातार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। खार्किव में एक पावर प्लांट पर हमला किया गया, जिससे कई इलाकों की पावर सप्लाई रुक गई। रूस इसी तरह दूसरे इलाकों में भी हमले कर रहा है, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त हो सके और वो सरेंडर पर मजबूर हो जाएं। ठीक इसी तरह वेस्ट यूक्रेन के एक इलाके से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया, जिसके बाद रूस का फ्लैग लहरा दिया गया। बीती रात रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में हमले किए, जिसमें भारी तबाही हुई। बताया जा रहा है कि हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले इतने विध्वंसक थे कि खार्किव और ज़ेपोरिज़िया में कई यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट खाक हो गई, जिसके बाद कई यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। अब रूस रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है, जिससे लोगों में डर पैदा हो और वो शहर छोड़कर भागे। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके लिए रूस ने एक डेडलाइन दी है, यानी सर्दियों में वो कीव को हर हाल में फतेह करना चाहता है, जिससे पुतिन बाल्टिक देशों पर हमले की योजना बना सके। हालांकि यूक्रेन अभी भी मुकाबले में है, उसे लगातार हथियारों की खेप मिल रही है। अब यूक्रेन ने ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जिससे रूसी ड्रोन के हमलों को रोका जा सके। ये उसी हथियार की तस्वीर है, जो किसी अग्नि बाण से कम नहीं। इसी के जरिए यूक्रेनी आर्मी ने कीव के पास एक शाहिद ड्रोन को मार गिराया। यानी यूक्रेन आसानी से हार नहीं मानने वाला। वैसे भी ज़ेलेंस्की कह चुके हैं, जब तक हथियार मिलते रहेंगे वो युद्ध लड़ते रहेंगे। अब ये नेटो पर निर्भर करता है कि वो कब तक यूक्रेन को हथियार देगा, क्योंकि पुतिन ने विंटर में कीव सरेंडर का प्लान बना लिया है। यानी युद्ध कभी भी रूस और नेटो में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर पुतिन किम का गठजोड़ किसी भी वक्त दुनिया में जंग का तीसरा मोर्चा खोल सकता है। किम जोंग ने ऐलान कर दिया है कि वो कभी भी दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकते हैं। सिर्फ इंतजार है तो एक रिपोर्ट का, जिसके आते ही किम को दक्षिण कोरिया पर हमले की हरी झंडी मिल जाएगी। दुनिया में किसी भी वक्त जंग का तीसरा मोर्चा खुल सकता है। जंग की जमीन होगी उत्तर और दक्षिण कोरिया की। इस जंग की वजह होगी ये जासूसी ड्रोन जो इस वक्त किम जोंग के कब्जे में है। दरअसल किम को शक है कि यह दक्षिण कोरिया का ड्रोन है, जो प्योंगयांग की जासूसी के लिए आया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बेकाबू होकर उत्तर कोरिया में आ गिरा, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को जंग की धमकी दे डाली है। उत्तर कोरिया ने कहा, अगर दक्षिण कोरिया ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो इसे युद्ध के लिए उकसावा माना जाएगा। इसका मतलब युद्ध की घोषणा होगा और तुरंत जवाबी हमला शुरू किया जाएगा। दरअसल किम जोंग अभी तक ड्रोन की जांच कर रहे हैं। जानने की कोशिश है कि यह ड्रोन उत्तर कोरिया में कहां से आया। हालांकि दक्षिण कोरिया ने इसे किम जोंग का प्रोपेगेंडा करार दिया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा, ये प्योंगयांग के एक तरफा दावे हैं, इसमें कुछ भी सच जैसा नहीं है, ये सत्यापन के लायक भी नहीं है, हमें इसे किसी प्रतिक्रिया की जरूरत भी नहीं है। दरअसल माना जा रहा है कि किम जोंग किसी भी वक्त अपने दुश्मन मुल्क पर हमला कर सकता है। वो सिर्फ हमले की एक वजह ढूंढ रहा है। किम जोंग के इस भरोसे की वजह रूसी राष्ट्रपति की दोस्ती माना जा रहा है।
दावा है कि किम अपनी सेना लगातार रूस भेज रहा है, जिसकी पुष्टि हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से होती है। दावा है कि ये उसुरिस्क सैन्य बेस की तस्वीरें हैं। सैन्य बेस के परेड ग्राउंड में उत्तर कोरिया के सैनिक नजर आ रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर खबरोवस्क सैन्य बेस की है। दावा है कि यहां भी उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद हैं। दरअसल सैनिकों को रूस भेजने से किम को दो फायदे हो रहे हैं। नंबर 1, किम के सैनिक रियल वॉर के हालातों में ट्रेंड हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस सैनिक भेजने के बदले उन्हें पुतिन से हथियार मिल रहे हैं, जिनके दम पर वो दक्षिण कोरिया फतेह करने का ख्वाब देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चुनाव जीतने के लिए अपने विरोधी की सोच और उसकी रणनीति से कई कदम आगे रहना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ट्रंप अपने निजी विमान से उतरे और उतरते ही मीडिया के सामने कमला हैरिस पर हमला करते हुए मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करने का ऐलान कर दिया। एयरपोर्ट से ट्रंप का काफिला फिलाडेल्फिया के बक्स काउंटी पहुंचा। रास्ते में उनके समर्थक झंडे लहराकर ट्रंप का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। इसके बाद उन्हें फ्रेंच फ्राई तलना सिखाया गया और काम सीखते सीखते ट्रंप ने कमला हैरिस को झूठ ही कहा। ट्रंप ने ड्राइवर थ्रू स्टोर में ग्राहकों से बात भी की। कमला हैरिस ने ट्रंप को उच्च वर्ग का अमेरिकी कहा था। कमला ने अपने छात्र जीवन में मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राई बेचने का जिक्र किया था। कमला ने कहा था कि ट्रंप मध्यम वर्ग के जीवन को नहीं समझते। ट्रंप ने बर्गर बेचकर कमला के इसी हमले का जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।